स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक्स में। आज की हमारी पेशकश है मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी। लेखक मन्नू भंडारी। जन्मपत्री बंटी की। मन्नू भंडारी का वक्तव्य। वह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही पी का फोन आया। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्तरां की भिनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसीलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में दो एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहां जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका। लगभग 5 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे थमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चित। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस चातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। मैं कमरे में प्रवेश करती हूं तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थीं? किसके साथ गई थीं? क्यों गई थीं? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दमघोटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा विगलित और उच्च वसित ही किया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया।
भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्र, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरद चंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन हैं। दूसरे शब्दों में, वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसको परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहां मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसीलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगे। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से दृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंत विरोध को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो। उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो, या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी-कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद वही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि, संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं, तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों लिए सब कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फलतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल, बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। मन्नू भंडारी, भाग 1। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही हैं। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं,
बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में जरूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई। पूरी तरह तैयार होकर, हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ। फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी? चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा, बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर हैं। और फिर वे सचमुच ही दूर हो गईं। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची, तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी, तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, नपे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएंगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेंगी, चपरासी सलाम ठोंकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेंगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएंगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज, कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे धुलरा देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है, चेहरा ही नहीं, आवाज भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती हैं तो लगता है जैसे डांट रही हों बंटी को। मम्मी बहुत ही कम डांटती हैं, बस प्यार करती हैं, इसीलिए यूं सख्त चेहरा लिए डांटती। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहां उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज, कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल। इन सबके एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप, सहमा सा, और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसीलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले, पर वहां नहीं जाता। वहां किसके पास जाए? मम्मी तो वहां रहती नहीं, रहती हैं बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा, फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए, तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल नहीं चलाने देंगी। जाने क्यों, उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए, जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियां, जिनके पीछे से सूरज निकल डूबकर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाऊ हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए,
पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है। बस किसी को बताए नहीं और चलता जाए। चलता चला जाए तो पहुंच ही सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे! मम्मी उसे बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती हैं। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहां कहां घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ। फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगीं तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया। कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती हैं। बस हो गए साफ। चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियां और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा। और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगीं। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू ले लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। एल्लो और सुनो, ये कहानी कहने सुनने का बखत है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा। कोई काम वाम नहीं? फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी? उसके पास जादू था? और क्या तो, डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे। बस जो चाहती बन जाती, मन होता वैसा भेस धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है? किसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे, हमने नहीं देखी कोई डायन। वायन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली, 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी। ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे? वह रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी। ऐसा कुछ होता जरूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया। चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठाकर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा? यह क्या, फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए? फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सक पका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं, फिर वही गंदी बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेंगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएंगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएंगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो? छे छे, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी, ये फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती हैं, क्योंकि उस समय घर में जो रहती हैं मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे इस फूफी को, ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है।
हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज्यादा सटा लेती है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह जरूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। एल। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा, बता तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या कि निकाल बाहर करेगा, हटाओ बुढ़िया को, बोर करती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ेगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती। बस, फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया है। पर कौन, ये वह न समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी कभी नहीं छोड़ेगा। पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। तभी फूफी की बात याद आ जाती है। फूफी बकवास करती है। कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें। नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते हैं। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली। मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं शूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। बंटी जब बहुत लाड में होता है या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हों। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे, उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थीं। इस बार कब आएंगे पापा? ये किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होंगी नहीं तो। नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही न मिल जाए। कैसे बोलती हैं वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन हुआ था कि उलटे पैरों लौट जाए। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती हैं, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं। घर में ही खेलता रहता है, बिंदा है, शन्नो है। हम्म, कहने दो कहती हैं तो। बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया,
बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही हैं। क्षण भर को पांव ठिठक गए। न भीतर को जाते बना न लौटते। कौन? बंटी, आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है। इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। ऐ, आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू शन्नों के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा। कैसा डर आया? अरे इतनी बड़ी बंदूक, देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल, बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ। हार रहा है तो कैसा भागने लगा? जीतती हुई शन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल, और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू, खिसियाई सी शन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। ये कोई 8 आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है। बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूं, मम्मी भी झट दिलवा देती हैं। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का रौब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमजोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहां आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है। न चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता, बुद्धू कहीं का। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते। तुझे कैसे मालूम? मेरी अम्मा बता रही थीं, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाए ठाए, वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ, वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है, कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं, करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ, उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कान उमेठा था कि पेन बोल गई। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पिटो और कान खिंचवाओ। पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है, मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहां कहता है वहीं घुमाने ले जाते हैं। जो मांगता है वही दिला देते हैं। ये बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते।
क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो। क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी है। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उलटी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही है मम्मी? बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली हो उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोंस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। इस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी हो जाती है। बालों की खूब ढीली ढाली छोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह मम्मी की नजर बचाकर एकटक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगली फिराता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया था और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थी, अजीब अजीब नजरों से। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थीं। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गईं, और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। फिरा, मुझे अच्छा लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब हैं। इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली। मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता? मम्मी बताई तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। लो, देख लो, मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो जरा अपनी अम्मा के गले में, न झटक कर अलग कर दें तो। न रहे पापा उसके पास, उससे क्या। मम्मी अकेली जितना प्यार करती हैं उसे, तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते टीटू के पापा, और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गईं। तब मन एक गर्वयुक्त तृप्ति से भर गया। हुलसकर उसने कहा, मम्मी, आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मरवाकर गड़वा दिया। जहां जहां बच्चे गाड़े गए, वहां वहां चंपा का एक एक पेड़ उग आया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मारकर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। हुँ, ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ। 7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही नहीं लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे। बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। ये तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गईं। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही है। क्या देखती रहती है मम्मी, आंखें गड़ाकर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहां कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी। हम्म। बंटी पसोपेश में। कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया
या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती हैं। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुईं, लटें चेहरे पर बिखरी हुईं। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थीं। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू? हाय, टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है। अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे? तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख, पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई। ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें न हो तो ये जिए कैसे बेचारे? फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मारकर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ। 7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही नहीं लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे। बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। ये तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही हैं। क्या देखती रहती हैं मम्मी आंखें गड़ाकर, कभी आसमान में, कभी छत में। उसे तो वहां कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी। हम्म। बंटी पसोपेश में। कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वो मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुईं, लोटें चेहरे पर बिखरी हुईं। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थीं। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है। अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे? तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख, पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घरवाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आई। ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो ये जिए कैसे बेचारे? फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मारकर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ।
7 बच्चे गायब हो जाएं और पापा को पता ही नहीं लगे। हाँ, होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे। बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। ये तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गईं। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही है। क्या देखती रहती है मम्मी आंखें गड़ाकर, कभी आसमान में, कभी छत में। उसे तो वहां कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी। हूं। बंटी पसोपेश में। कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुईं, लोटें चेहरे पर बिखरी हुईं। सचमुच मम्मी सुंदर हैं। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थीं। चल, तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी, पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आईं। आवाज की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता, क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है। अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे? तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख, पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो आईं। ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो ये जिए कैसे बेचारे? फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूं तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करें, फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थीं उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगीं। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह? क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ ना कुछ बहाना निकालकर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही हैं। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा।